कल्पना कीजिए कि जिस ऑक्सीजन गैस से हम इंसान सांस लेते हैं उसे एकदम ठंडा कर दिया जाए, 0 से 183 डिग्री सेल्सियस नीचे तक। हाँ। तो वो एक हल्के नीले रंग के तरल पदार्थ में बदल जाती है। हाँ, और फिर गुरुत्वाकर्षण के हर नियम को मानो धता बताते हुए वो तरल ऑक्सीजन दो बहुत ही शक्तिशाली चुंबकों के बीच हवा में लटकने लगती है। मतलब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो MIT के प्रोफेसर वॉल्टर लेविन के भौतिक विज्ञान व्याख्यान का एक बहुत ही मशहूर और असल प्रयोग है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए बता दूं कि आज की हमारी इस खास चर्चा का जो हमारे इस गहन अध्ययन का विषय है वो यही अदृश्य शक्ति है, यानी चुंबकत्व, या जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। एक ऐसी शक्ति जिसे सच में सदियों तक सिर्फ एक जादू समझा गया था। बिल्कुल, लेकिन आज यही शक्ति हमारी पूरी आधुनिक दुनिया और सभ्यता को चला रही है। सही बात है। और इस विषय का जो इतिहास है ना, और इसका जो विज्ञान है, दोनों ही अपने आप में किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है। मतलब आज की चर्चा के लिए हमने जो स्रोत जुटाए हैं, जिनमें प्रोफेसर वॉल्टर लेविन के नोट्स हैं, वेरिटासियम और खान अकेडमी के शानदार वीडियो विश्लेषण हैं, और कुछ ऐतिहासिक लेख भी शामिल हैं। हाँ, उन सबको मिलाकर आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्राचीन ग्रीस के उन रहस्यमयी मैग्नेटाइट पत्थरों से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स और अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो स्पेशल रिलेटिविटी है ना, वहां तक के सफर को समझें। मतलब ये समझना कि एक साधारण सा चुंबक और बहती हुई बिजली के बीच का जो इतना गहरा रिश्ता है वो असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और अगर हम इतिहास के पन्नों में जाएं, तो ये देखना बहुत ही रोचक है कि शुरुआती दौर में इंसान ने इस अदृश्य बल को देखा कैसे था। हाँ, क्योंकि उस वक्त बिजली और चुंबकत्व को बिल्कुल अलग अलग माना जाता था ना। एकदम अलग। करीब 600 ईसा पूर्व में मशहूर ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने एक प्राकृतिक चुंबक का अध्ययन किया था जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में? थेल्स का तर्क था कि अगर कोई बेजान पत्थर लोहे को अपनी तरफ खींच रहा है तो उस पत्थर के अंदर जरूर कोई आत्मा या जीवन शक्ति होनी चाहिए। अरे वाह, मतलब चुंबक में आत्मा। हाँ, क्योंकि उस समय की जो समझ थी उसके अनुसार जो चीज खुद हरकत कर सके या दूसरी चीजों को हरकत में ला सके वो जीवित ही हो सकती थी। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब प्राचीन सभ्यताओं में ये विश्वास बहुत गहरा था। मैंने पढ़ा था कि रोमन युग में प्लिनी दी एल्डर ने एक गडरिये की कहानी दर्ज की है जिसका नाम मैग्नस था। हाँ, मैग्नस की कहानी बहुत मशहूर है। तो हुआ ये कि माउंट ईडा की पहाड़ियों पर अपनी भेड़ें चराते समय उसके लोहे की कीलों वाले जो जूते थे और लाठी का सिरा अचानक एक चट्टान से चिपक गया। बेचारा गडरिया डर गया होगा। बिल्कुल। उस गडरिये को लगा होगा कि पहाड़ ने ही उसे जकड़ लिया है, और कहते हैं कि उसी मैग्नेस या फिर उस इलाके मैग्नीशिया के नाम पर इस पत्थर का नाम मैग्नेट पड़ा। क्या बात है। और इसके बिल्कुल उलट अगर हम देखें तो चीन में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लोग इस पत्थर का एक बिल्कुल अलग ही उपयोग ढूंढ रहे थे। अच्छा, चीन में क्या हो रहा था? उन्होंने सीनेन नाम का एक कंपास बनाया था जो एक चम्मच के आकार का होता था, और कांसे की एक प्लेट पर वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ ही रुकता था। तो मतलब एक ही पत्थर के अलग अलग मायने निकाले जा रहे थे दुनिया भर में। बिल्कुल। कोई इसे रास्ता खोजने का यंत्र मान रहा था, तो कोई हिपोक्रेट्स की तरह ये मान रहा था कि इसमें जादुई उपचार के गुण हैं, हीलिंग पावर्स। हाँ, उन्हें लगता था कि ये शरीर से बीमारियों को खींच सकते हैं। लेकिन विज्ञान की दिशा सच में तब बदली जब 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट ने एक बहुत ही साहसिक दावा किया। विलियम गिलबर्ट ने क्या दावा किया था? उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि हमारी जो पृथ्वी है ना, वो खुद अपने आप में एक विशालकाय चुंबक है। ओहो, मतलब पूरा ग्रह ही एक चुंबक है। हाँ, उन्होंने साबित किया कि कंपास की सुई आसमान के किसी सितारे की वजह से नहीं बल्कि पृथ्वी के अपने चुंबकीय क्षेत्र की वजह से दिशा दिखाती है। ये तो बहुत बड़ा कदम था। लेकिन गिलबर्ट का काम अहम तो था, पर विज्ञान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो था 1820 का साल। 1820? हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। डेनिश भौतिक विज्ञानी हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, जो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के विचारों से बहुत प्रभावित थे। हाँ,
कांट का मानना था कि प्रकृति की सभी ताकतें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसी सोच के साथ एक दिन प्रयोग करते हुए ओर्स्टेड ने देखा कि जब एक तार में बिजली बहती है तो उसके पास रखी हुई कंपास की सुई अचानक हिलने लगती है। मतलब ये एक दुर्घटना जैसी ही थी एक तरह से। हाँ, गलती से ही हुआ था, लेकिन अगर हमें ओर्स्टेड से पहले की वैज्ञानिक स्थिति को समझना हो ना, तो सुनने वालों के लिए बता दूं कि ये ऐसा ही है जैसे कोई इंसान आसमान में चमकने वाली बिजली और बादलों की गरज को दो बिल्कुल अलग और असंबद्ध घटनाएं मानी। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। हाँ, जब तक कि कोई ये ना देख ले कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओर्स्टेड के उस एक प्रयोग ने साबित कर दिया कि गति में मौजूद बिजली ही चुंबकत्व पैदा करती है। एकदम सही। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ओर्स्टेड ने ये साबित कर दिया कि बिजली से चुंबकत्व पैदा होता है, तो भौतिक विज्ञानियों ने इसे मापना कैसे शुरू किया? क्योंकि विज्ञान में सिर्फ क्या हो रहा है ये जानना काफी नहीं होता है, गणित भी चाहिए होता है। बिल्कुल। कितना हो रहा है इसके लिए गणित की सख्त जरूरत पड़ती है, और इस गणितीय व्याख्या के लिए फ्रांसीसी वैज्ञानिकों का योगदान सबसे बड़ा रहा है। बायोट और सावर्थ। हाँ, 1820 में ही जीन बैप्टिस्ट बायोट और फेलिक्स सावर्ट ने बायोट सावर्ट नियम दिया था। ये नियम बताता है कि तार के एक छोटे से हिस्से में बहने वाले करंट के कारण अंतरिक्ष के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। यानी सीधी सी बात है कि करंट वाले तार से अगर हम दूरी दोगुनी कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव 4 गुना कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे ताकत बहुत तेजी से कम होती जाएगी। बिल्कुल। और इसमें दिशा का भी महत्व है, जिसे एक क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए निकाला जाता है गणित में। और यहीं पर आंद्रे मैरी एम्पियर का काम भी जुड़ जाता है ना, जिन्होंने एम्पियर का परिपथीय नियम दिया था। एकदम सही पकड़ा आपने। एम्पियर का नियम उन स्थितियों में बहुत कारगर साबित होता है जहां करंट का बहाव सममित यानी सिमेट्रिक होता है। हाँ, क्योंकि बायोट सावर्ट नियम वहां थोड़ा जटिल हो जाता है। हाँ, एम्पियर का नियम बताता है कि एक बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो कुल योग है वो उस लूप से गुजरने वाले कुल करंट पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है इन्हीं गणितीय नियमों ने उस तकनीक को जन्म दिया जिसे आज हम सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। बिल्कुल। एक तार को सीधा रखने के बजाय अगर उसे स्प्रिंग की तरह गोल गोल लपेटकर एक कॉइल बना दिया जाए ना, तो कमाल हो जाता है। हर एक लूप का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ने लगता है। हाँ, और कॉइल के अंदर ये क्षेत्र एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है, जिससे वो एक बेहद शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। हमारी आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर और यहाँ तक कि कबाड़खानों में जो भारी लोहे को उठाने वाली विशाल क्रेनें होती हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। ये गणितीय और तकनीकी हिस्सा तो अपनी जगह स्पष्ट हो गया। मतलब बायोट सावर्ट और एम्पियर के नियम हमें बता रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करनी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बुनियादी और गहरा सवाल मेरे दिमाग में पैदा हो रहा है, जो सीधा क्यों और कैसे से जुड़ा है। पूछिए, क्या सवाल है? देखिए, मान लीजिए एक सीधा तार है जिसमें करंट बह रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस तार के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चल रहे हैं। हाँ, बस गति हो रही है इलेक्ट्रॉनों की। तो ऐसा क्या रहस्यमय हो रहा है वहां कि केवल उन इलेक्ट्रॉनों के आगे बढ़ने से तार के बाहर एक जादुई खिंचाव पैदा हो जाता है जो कंपास की सुई को घुमा देता है। मतलब ये बल असल में पैदा कैसे हो रहा है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसका जवाब आपको 19वीं सदी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? इसका जवाब 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी में मिलता है। अच्छा, आइंस्टीन। चुंबकत्व में आइंस्टीन कहाँ से आ गए? यही तो विज्ञान की खूबसूरती है। हमारे सोर्स में जो वेरिटासियम का वीडियो है ना, उसमें इसी बात को एक बहुत ही बेहतरीन थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाया गया है। थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब दिमाग में सोचने वाला प्रयोग। हाँ, तो इसे समझने के लिए एक तार की कल्पना करते हैं। मान लीजिए उस तार में धनात्मक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पर रुके हुए हैं और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज करंट के रूप में बह रहे हैं। ठीक है, तार में प्रोटॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन गतिमान है, आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए उस तार के ठीक बगल में एक बिल्ली बैठी है। एक बिल्ली? बिल्ली ही क्यों? बस प्रयोग के लिए मान लेते हैं। तो वो बिल्ली बिल्कुल स्थिर है, रुकी हुई है। अब बिल्ली के नजरिए से देखा जाए तो तार में जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ, क्योंकि तार तो न्यूट्रल होता है। बिल्कुल, चार्ज का घनत्व बराबर है, इसलिए कुल मिलाकर तार न्यूट्रल है और बिल्ली पर कोई बल नहीं लगेगा।
अब आता है प्रयोग का दूसरा चरण। अब क्या होगा? अब बिल्ली चलना शुरू करती है और वो बिल्कुल उसी गति और उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में तार के इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अब बिल्ली और इलेक्ट्रॉन एक ही गति से साथ साथ चल रहे हैं। एकदम सही। तो बिल्ली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचिए, बिल्ली के नजरिए से इलेक्ट्रॉन तो रुके हुए महसूस होंगे ना, क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं। हाँ, जैसे दो ट्रेनें साथ चल रही हो तो दूसरी ट्रेन रुकी हुई लगती है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रोटॉन पहले स्थिर थे वे अब बिल्ली के सापेक्ष पीछे की ओर भागते हुए नजर आएंगे। हाँ, क्योंकि बिल्ली आगे जा रही है तो रुके हुए प्रोटॉन उसे पीछे जाते दिखेंगे। अब यहाँ आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब लंबाई का सिकुड़ना। हाँ, जब कोई भी वस्तु सापेक्ष गति करती है तो गति की दिशा में उसकी लंबाई सिकुड़ जाती है। अब बिल्ली के नजरिए से चूंकि प्रोटॉन अब पीछे की ओर तेज गति से भाग रहे हैं तो प्रोटॉनों के बीच की दूरी इस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कारण सिकुड़ जाएगी। ओहो। इसका परिणाम ये होगा कि प्रोटॉनों का घनत्व बढ़ जाएगा, वो पास पास आ जाएंगे। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन जो अब बिल्ली के सापेक्ष रुके हुए हैं उनके बीच की दूरी लेंथ एक्सपेंशन के कारण फैली हुई लगेगी। एकदम सही। रुकिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बिल्ली के नजरिए से तार में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन ज्यादा घने हो गए हैं और नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फैल गए हैं। हाँ, तो तार अब न्यूट्रल नहीं रहा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब बिल्ली के लिए वो तार पॉजिटिवली चार्ज हो गया है? बिल्कुल। और यदि बिल्ली पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो वो तार उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण दूर धकेल देगा। अरे वाह। बाहर खड़े एक स्थिर व्यक्ति को लगेगा कि बिल्ली को किसी चुंबकीय बल ने धकेला है, लेकिन बिल्ली के नजरिए से वहां कोई चुंबकीय बल था ही नहीं, वहां सिर्फ एक साधारण इलेक्ट्रिक फील्ड था जिसने उसे धक्का दिया। ये तो सच में मतलब भौतिकी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है ना? अगर इसे किसी एनालॉजी से समझना हो ना तो मुझे लगता है ये किसी सिलेंडर को देखने जैसा है। कैसे? देखिए, अगर एक सिलेंडर को बिल्कुल ऊपर से देखा जाए तो वो एक गोल घेरे जैसा दिखता है, एक सर्कल लगता है। लेकिन अगर उसी सिलेंडर को सामने से देखा जाए तो वो एक आयत यानी रेक्टेंगल नजर आता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। आकार वही है लेकिन देखने के नजरिए ने उसकी पूरी पहचान बदल दी। बिल्कुल वैसे ही जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं वो वास्तव में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे एक चलते हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है। सही कहा आपने। चुंबकत्व असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है, बस गति के नजरिए से। इस थ्योरी ने विज्ञान की दुनिया में सच में तहलका मचा दिया था। ब्रह्मांड की ये सादगी हैरान करने वाली है कि प्रकृति ने बलों को अलग अलग नहीं रखा है, बल्कि वे एक दूसरे का ही बदला हुआ रूप है। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर गति करती हुई बिजली ही चुंबकत्व है तो मैं इस विचार को थोड़ा और चुनौती देना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, पूछिए। मान लीजिए कि मेरे फ्रिज पर एक साधारण सा लोहे का चुंबक चिपका है। वहां तो कोई बैटरी नहीं लगी है, कोई तार नहीं है जिसमें करंट बह रहा है। वो लोहे का टुकड़ा तो पूरी तरह ठंडा और स्थिर है। अगर गति के बिना चुंबकत्व नहीं हो सकता तो उस स्थिर लोहे में ये गति कहाँ से आ रही है? ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, एक ठोस और स्थिर दिखने वाले लोहे के टुकड़े के अंदर उप परमाणु स्तर पर यानी सब एटॉमिक लेवल पर एक निरंतर गति चल रही होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों की गति? हाँ, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक के चारों ओर परिक्रमा ही नहीं करते बल्कि अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स में स्पिन कहा जाता है। स्पिन जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपने आप में अति सूक्ष्म करंट लूप बनाते हैं और यही छोटे छोटे लूप चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। तो क्या हर पदार्थ दुनिया में चुंबक बन सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर चीज में घूम रहे हैं ना, लकड़ी में, प्लास्टिक में, पानी में। इसी आधार पर विज्ञान पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटता है। पहली श्रेणी है डायमैग्नेटिज्म या प्रतिचुंबकत्व। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों के जोड़े होते हैं, पेयर्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है, जिससे वे एक दूसरे के चुंबकीय प्रभाव को पूरी तरह रद्द कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, तो ये चुंबक नहीं बनते? हाँ, जब ऐसे पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को थोड़ा सा बदल लेते हैं और बाहरी चुंबक का हल्का सा विरोध करते हैं, रिपेल करते हैं। तांबा और पानी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। समझ गए। और दूसरी श्रेणी क्या है?
दूसरी श्रेणी है पैरामैग्नेटिज्म या अनुचुंबकत्व। इनमें अयुग्मित यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इनका जोड़ा नहीं होता? बिल्कुल, चूंकि इनके पास साथी नहीं होता जो इनके स्पिन को रद्द कर सके, इसलिए इनका अपना एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये चुंबक की तरफ थोड़ा सा खिंचाव महसूस करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, या फिर जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में लिक्विड ऑक्सीजन के उदाहरण में देखा था। हाँ, वो हवा में लटकने वाला प्रयोग। हाँ, ऑक्सीजन गैस वैसे तो बहुत कमजोर पैरामैग्नेटिक होती है, लेकिन जब वो तरल बन जाती है और घनत्व बढ़ जाता है तो उसका खिंचाव इतना मजबूत हो जाता है कि वो चुंबकों के बीच लटकने लगती है। बहुत ही अद्भुत है ये। तो फिर तीसरी श्रेणी क्या है? इसके बाद आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प श्रेणी, फेरोमैग्नेटिज्म या लोह चुंबकत्व। लोहा, कोबाल्ट और निकल इसी श्रेणी में आते हैं। हाँ, यही वो चीजें हैं जो चुंबक से चिपकती हैं। हाँ, और यहाँ सवाल ये उठता है कि लोहे में ऐसा क्या खास है जो उसे स्थायी चुंबक बना देता है। इसका कारण क्वांटम मैकेनिक्स की एक घटना है जिसे एक्सचेंज इंटरैक्शन या एक्सचेंज एनर्जी कहा जाता है। ये एक्सचेंज इंटरैक्शन वास्तव में कैसे काम करता है? मतलब ये सिर्फ कोई किताबी शब्द तो नहीं हो सकता। हाँ। इसके पीछे की असल भौतिकी क्या है? इसे समझने के लिए हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जानना होगा। वो नियम जो कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। लोहे की क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब परमाणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, धक्का बहुत ज्यादा लगता है। तो प्रकृति इसे कैसे संभालती है? रिपल्शन को कम करने के लिए प्रकृति एक रास्ता निकालती है। अगर पड़ोसी परमाणुओं के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को एक ही दिशा में पैरेलल कर लें तो क्वांटम नियमों के कारण उन्हें एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। अच्छा। और ये दूरी उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊर्जा को कम कर देती है। ऊर्जा कम करने की इसी होड़ में अरबों खरबों परमाणु अपने स्पिन को एक ही दिशा में अलाइन कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को मैं एक एनालॉजी से समझना चाहूंगी। मुझे लगता है पैरामैग्नेटिज्म एक ऐसी अव्यवस्थित भीड़ की तरह है जहां हर इंसान अपनी अपनी दिशा में देख रहा है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में ये जो एक्सचेंज एनर्जी है, ये एक कमांडर की तरह काम करती है जो उस भीड़ को एक अनुशासित और सिंक्रोनाइज्ड मार्चिंग बैंड में बदल देती है। क्या बात है। जहां करोड़ों लोग एक साथ एक ही ताल पर एक ही दिशा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। एकदम सटीक। और जब ये परमाणु एक साथ जुड़ते ना तो वे चुंबकीय डोमेन्स बनाते हैं। इस मार्चिंग बैंड वाली एनालॉजी से ये भी स्पष्ट होता है कि स्थायी चुंबक कैसे बनता है। कैसे? जब लोहे के एक साधारण टुकड़े को किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये जो छोटे छोटे डोमेन हैं जो पहले अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे, वे सब के सब बाहरी चुंबक की दिशा में मुड़ जाते हैं। और फिर वो वैसे ही लॉक हो जाते हैं? हाँ, बाहरी बल हटाने के बाद भी एक्सचेंज इंटरैक्शन उन्हें उसी दिशा में लॉक करके रखता है और इस तरह एक स्थायी चुंबक का जन्म होता है। ये जानना बहुत रोमांचक है कि इन लाखों करोड़ों परमाणुओं के एक साथ मुड़ने को सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ा गया है, बल्कि मैंने सुना है कि इसे वास्तव में सुना भी जा सकता है। आप वॉल्टर लेविन के बाकहाउसन प्रभाव वाले प्रयोग की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, वो प्रयोग इसी का प्रमाण है। प्रोफेसर लेविन ने लोहे के एक टुकड़े को एक कॉइल के अंदर रखा और उस कॉइल को एक ऑडियो एम्पलीफायर और स्पीकर से जोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर जैसे जैसे वे एक बाहरी चुंबक को लोहे के करीब लाए तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ने लगा। लोहे के अंदर के जो डोमेन है वो धीरे धीरे नहीं मुड़ते, बल्कि वो एक झटके में पलटते हैं। एक झटके में? हाँ, और जब एक पूरा डोमेन पलटता है तो वो कॉइल में एक छोटा सा करंट पैदा करता है जिसे स्पीकर के जरिए क्लक 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 की आवाज के रूप में सुना जा सकता है। अरे वाह, ये तो क्वांटम स्तर पर हो रहे बदलाव को सीधे अपने कानों से सुनने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन ये व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं होती। तापमान इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यूरी तापमान की बात कर रहे हैं आप? जी, जिसे क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। लोहे के लिए ये लगभग 770 डिग्री सेल्सियस है। अगर लोहे को इतना गर्म कर दिया जाए ना तो परमाणुओं में होने वाला जो थर्मल एजिटेशन है जी, गर्मी की वजह से, वो इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक्सचेंज एनर्जी के प्रभाव को तोड़ देता है। तो मतलब वो डोमेन बिखर जाते? हाँ, वो जो मार्चिंग बैंड की व्यवस्था थी वो टूट जाती है और एक शक्तिशाली फेरोमैग्नेट वापस से कमजोर पैरामैग्नेट में बदल जाता है। उसका सारा चुंबकत्व खत्म हो जाता है। चुंबकत्व की इन बारीकियों को समझकर ही तो आधुनिक तकनीक का विकास हुआ है। मोटर निर्माण में इसका सीधा उपयोग हम देखते ही हैं। बिल्कुल, जब कोई इलेक्ट्रिक मोटर शुरू होती है
तो उसे रोटर को घुमाने और चुंबकीय डोमेन्स के खिलाफ काम करने के लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा करंट खींचना पड़ता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र को और भी चतुराई से नियंत्रित करने के लिए हेलबाक एरे जैसी तकनीक भी विकसित की गई है। वेरिटासियम के स्रोत में इसका बहुत अच्छा जिक्र था। हाँ, हेलबैक एरे की ज्योमेट्री को समझना बहुत दिलचस्प है। इसमें साधारण चुंबकों को एक खास पैटर्न में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला चुंबक उत्तर दिशा की ओर है तो उसके बगल वाले चुंबक को 90 डिग्री घुमाकर पूर्व की ओर कर दिया जाता है, तीसरे को दक्षिण और चौथे को पश्चिम की ओर। सही कहा। और चुंबकों के इस तरह घूमने से एक अद्भुत सुपरपोजिशन पैदा होता है। मतलब संरचना के एक तरफ चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, जिससे वहां चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य हो जाता है। हाँ, और दूसरी तरफ बल रेखाएं एक दूसरे को सहारा देती हैं, जिससे क्षेत्र दोगुना शक्तिशाली हो जाता है। ये तकनीक बल को एक तरफ केंद्रित करने का एक बेहद चतुर तरीका है। और इसी हेलबैक एरे का उपयोग बुलेट ट्रेन जैसी मैग्लेव ट्रेनों में होता है ना? जी बिल्कुल, जहां ट्रेन को पटरियों के ऊपर हवा में तैराने के लिए एक तरफा शक्तिशाली बल की आवश्यकता होती है। आज के क्वाड्रोकॉप्टर ड्रोन्स और MRI मशीनों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तकनीक से हटकर अगर हम थोड़ा प्रकृति की ओर देखें तो इंसान से लाखों साल पहले विकासवाद ने इस बल को हैक कर लिया था। आप पक्षियों के नेविगेशन की बात कर रही हैं? हाँ, कबूतरों और कुछ खास तरह के प्रवासी पक्षियों के नेविगेशन के तरीके पर जो शोध हुए हैं वो बताते हैं कि उनके शरीर में या उनकी आंखों के प्रोटीन में सूक्ष्म चुंबकीय कण होते हैं। वो पृथ्वी के अत्यंत कमजोर चुंबकीय क्षेत्र को भी महसूस कर सकते हैं। जहां इंसान आज भारी भरकम उपकरणों का इस्तेमाल करता है दिशा खोजने के लिए, वहां पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर इसी प्राकृतिक कंपास की मदद से बिना भटके पूरा कर लेते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ होता है कि ये सफर ग्रीक पहाड़ियों के एक साधारण पत्थर से शुरू हुआ था। फिर ओर्स्टेड का प्रयोग आया जिसने बिजली और चुंबकत्व को मिला दिया। और बायोट-सावर्ट और एम्पियर के नियम आए जिन्होंने इसे गणित में ढाला। आइंस्टीन की रिलेटिविटी जिसने इसके पीछे का असली कारण बताया। और अंत में क्वांटम मैकेनिक्स की एक्सचेंज एनर्जी जिसने स्थायी चुंबक का रहस्य खोला। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये विज्ञान सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। हमारे घरों के पंखे, वॉशिंग मशीन, अस्पतालों की जो जीवन रक्षक मशीनें हैं और पूरी दुनिया का जो इंटरनेट डेटा सेंटर है, सब कुछ इसी अदृश्य बल के कंधों पर टिका है। बिल्कुल, इसके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जाते जाते आज की चर्चा के आधार पर मैं एक उत्तेजक विचार पर गौर करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। हम अक्सर सोचते हैं कि हजारों सालों तक इंसान चुंबकत्व को सिर्फ एक जादू समझता रहा, क्योंकि उसे देखने का सही नजरिया नहीं पता था। जब आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का नजरिया दिया, तब जाकर समझ आया कि ये तो बस गति में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही बात है। तो आज के समय में जब हम ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को देखते हैं, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो आकाशगंगाओं को बांधे हुए है और हमारे शरीर के आर पार जा रही है, तो क्या ये संभव नहीं है कि भविष्य की पीढ़ियां इसे देखकर मुस्कुराएं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या पता ये रहस्यमयी बल भी ब्रह्मांड का कोई नया फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, कोई देखने का नया नजरिया, जिसे आज का विज्ञान सिर्फ इसलिए जादू मान रहा है क्योंकि वो सही चश्मा पहनना नहीं जानता। शायद उस नए नजरिए का इंतजार अब किसी नए आइंस्टाइन को है। बिल्कुल, सीखते रहिए और इस ब्रह्मांड को सवालों के नए नजरिए से देखते रहिए। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी।